हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज एक और वीडियो आपके लिए ला दिया हूँ। जैसा कि रोज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस का प्रश्न होता है, उससे जुड़े सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इसे बताने से अच्छा है कि आप लोग पढ़िएगा, तब पता चलेगा आगे जो अब जब हम क्वेश्चन को करेंगे उसका एनालिसिस आप लोग देखिएगा, तब पता चलेगा कि इस वीडियो की अहमियत क्या है और कितनी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला इस वीडियो से। ठीक, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग से बस बोलेंगे कि आप लोग बस एक वीडियो जो भी आप ये वीडियो में जुड़े हैं तो आपको पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको जो लगे करना, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फॉलो करें और सारी वीडियो को आप देखें। ठीक, वरना अच्छे ही नहीं लगे तो मैं कभी भी यही बोलता हूँ, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर बदल लेना चाहिए। ठीक, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप अपना निर्णय खुद से लें कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है, क्या कहाँ अच्छी चीज़ें हमको मिल रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हैं, और जो मन में इच्छा हो वो कमेंट कर सकते हैं। बस चलिए, मैं अब क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अकबर के अब अकबर ने इबादत खाना, जिसे कि प्रार्थना गृह कहा जाता था, का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए है आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर लाहौर। तो अकबर इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? अगर आप सभी को पता है तो अपना आंसर कर लीजिए, मतलब सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक, अकबर ने अपना जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो आइए अकबर से जुड़े सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो अकबर का जन्म पूछेगा तो हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ये अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। इनके माता पिता का नाम देखें तो इनके जो पिता हुमायूं थे और माता हमीदा बानो बेगम। ठीक, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942, पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम। राज्यभिषेक 14 फरवरी 1556 को कन्नौज पंजाब में हुआ था। इनका क्या बोलते हैं कि अकबर का जो राज्यभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को कन्नौज पंजाब में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर का क्या हुआ था? तो राज्यभिषेक हुआ था। इसके संरक्षक, क्योंकि संरक्षक का क्या मतलब होता है, इनका जो राज्यभिषेक था तो 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। तो ये मतलब अभी बाल्यावस्था में थे। तो इनके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां। ठीक, बैरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। ये 1556 से लेकर 1560 तक। ठीक, अकबर खां 1556 से लेकर 1560 तक। ने आगे क्या है? तो महत्वपूर्ण युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछेगा तो हो जाएगा 1556 में, जो कि अकबर द्वारा लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर द्वारा, अकबर बैरम खां के नेतृत्व में हेमू को पराजित किया गया था इसमें। ठीक, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा 1556 अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि हेमू की पराजय हुई थी। उसके बाद अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अकबर के सेनापति उसमें था मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि मुगलों की विजय यानी कि अकबर की विजय हुई थी। ठीक, तो हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद अंतिम अभियान, इसका अंतिम अभियान क्या था? तो असीरगढ़ का किला। ठीक, असीरगढ़ का किला के लिए ये युद्ध लड़ा था 1601 में। ठीक, तो पूछेगा कि अकबर का अंतिम अभियान कौन था? तो असीरगढ़ का किला, जो कि 1601 में। ठीक, तो ये युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, मेनली ये पूछता है काफ़ी बार। तो अकबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, आप लोग अभी जितना सारा चीज़ पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे तो वो सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान रखना है। सामाजिक सुधार, तो उसने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था, जिसमें कि सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था किस लिए थी? तो सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने की एक प्रथा थी। ठीक, दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर ने ही करवाया था। यह राजा टोडरमल द्वारा भू राजस्व प्रणाली था। ठीक, तो ये भू राजस्व से संबंधित प्रणाली था दहसाला प्रणाली। ठीक, भू राजस्व से संबंधित दहसाला प्रणाली था। ये मेनली पूछता है कि किसके द्वारा ये विकसित किया गया था? तो ध्यान रखिए राजा टोडरमल। ठीक, राजा टोडरमल। और ये कब हुआ था? तो 1580 में। राजधानी परिवर्तन यानी कि आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में किया था। ठीक, पहले मुगल साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? आगरा था। उसको बाद में फतेहपुर सीकरी लाया कब? तो 1571 में। कौन लाया था? तो अकबर ने लाया था। ठीक, उसके बाद है
धार्मिक और सामाजिक कार्य, इसका धार्मिक और सामाजिक कार्य देखते हैं तो इसने क्या किया कि 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1562 में पूछता है कि दास प्रथा का अंत कौन किया था, तो अकबर कब, 1562 में। 1563 में ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया, जो सबसे महत्वपूर्ण था। जजिया कर आप सभी को पता होगा कि जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जजिया कर, उसको कौन समाप्त किया था, तो अकबर ने 1564 में। और 1575 में इबादत खाना प्रार्थनागिरी जो क्वेश्चन में था, ठीक। 1579 में मजहर की घोषणा धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक, मजहर की घोषणा किया था जो कि धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक था। सर्वोच्च निर्णायक ये धार्मिक मामलों के लिए था। मजहर जो था ये धार्मिक मामलों के लिए था, जो कि ये कब किया था, तो 1579 में। और 1582 में मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत कब किया था, तो 1582 में। इन सब का डेट पूछता है, ठीक, डेट पूछता है, तो आप लोग डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दीन इलाही वाला तो पक्का पूछेगा कि दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत कब किया था और किसने किया था, तो अकबर 1582 में। उसके बाद है अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन थे, तो बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुला दो प्याजा, उसके बाद फैजी, हकीम, हुमाम। तो मेन इसमें देखो बीरबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीरबल क्या था, तो प्रशासनिक सलाहकार, जिसका असली नाम महेश दास था, ठीक, असली नाम महेश दास था। तो ये इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो ये बीरबल ही था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इनका ये बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास, वास्तविक नाम महेश दास था। उसके बाद अबुल फजल, यह एक इतिहासकार थे अबुल फजल, जो कि अकबरनामा और आईने ए अकबरी के लेखक भी था, ठीक। उसके बाद तानसेन जो था ये महान संगीतज्ञ, यानी कि ये संगीतज्ञ था, और इसका असली नाम था रामतनु पांडे। उसके बाद राजा टोडरमल ये वित्त मंत्री था, राजा मानसिंह प्रधान सेनापति, ये प्रधान सेनापति थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना कवि और बैरम खां के पुत्र। ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना था ये एक कवि था, जो कि बैरम खां के पुत्र, आप लोग पढ़े होंगे बैरम खां कौन थे, तो ये अकबर के संरक्षक बैरम खां। मुल्ला दो प्याजा ये सलाहकार था। फैजी कवि और अबुल फजल का भाई था। हकीम हुमाम ये शाही रसोई का प्रधान था। तो ये 9 रत्न थे अकबर के। 9 रत्न से भी सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य कला। हुमायूं का मकबरा, हाँ, जो अकबर द्वारा बनाया गया था, तो जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में देखो बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सभी अकबर ने ही बनाया था। और फतेहपुर सीकरी नामक नगर भी अकबर ने ही बसाया था। वहाँ पर क्या क्या है, तो बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का दरगाह। उसके बाद इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। उसके बाद है मुगल शासकों में अकबर एकमात्र अनपढ़ शासक था। आप सभी को पता है अकबर जो था एक अनपढ़ शासक था। ये क्या था कि इसको कुछ भी सीखना होता था तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ये बुक पढ़वाता था और खुद सुन के सारी चीज़ें को सीखता था। तुलसीदास, प्रसिद्ध कवि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। जो तुलसीदास थे ये अकबर के समकालीन थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंग्रेज आते राल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। ये भी ध्यान रखिएगा, राल्फ फिश जो था ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार यानी कि डाइसेंट्री नामक रोग के कारण हुआ था। अतिसार, जिसे अतिसार कहा जाता है, 1605 में अतिसार के कारण हुआ था। इसका मकबरा पूछ लेगा तो हो जाएगा सिकंदराबाद आगरा, ठीक, सिकंदरा आगरा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आप अकबर से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों का क्लियर करवा दिया, जो कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी। किसे पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? किसे पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानड़े, ज्योतिबा फुले। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिम भारत के माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आइए गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े चीज़ें देखते हैं हम लोग। तो
इनका जन्म जो हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले का 18 जनवरी 1842 को हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में इनको उपाधि, उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडे को। इनका उपनाम पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, स्नातकों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इन सभी उपनामों से इनको बुलाया जाता है। उसके बाद वे बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक, ये क्या थे? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इनके द्वारा संस्थाएं और उनके स्थापना। तो रानाडे ने समाज सुधार के लिए कई संस्थाओं की नींव रखी या उन्हें सक्रिय किया, जैसे कि प्रार्थना समाज 1867। ये क्या थे? इसके संस्थापक नहीं थे। इसका संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज जिसका स्थापना 1867 में हुआ था, इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। लेकिन रानाडे जुड़ने के बाद यह संस्था लोकप्रिय हुई। रानाडे के जुड़ने के बाद यह संस्था क्या हुई कि लोकप्रिय हुई। तो ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज से एमजी रानाडे भी जुड़े थे। पूर्ण सार्वजनिक सभा का स्थापना जो हुआ था ये 1870 में हुआ था और इसकी स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका थी। और यह संस्था सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा जिसका स्थापना 1870 में हुआ था, ये कि कौन किए थे? तो एमजी रानाडे। विधवा पुनः संघ, विधवा पुनः संघ का स्थापना जो हुआ था 1865 में हुआ था। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887, इसे कांग्रेस की समाज सुधार शाखा कहा जाता है और इसकी बैठक हर साल कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही होती थी। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जिसका स्थापना 1887 में हुआ था, ये क्या था? तो कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा कहा जाता था। कांग्रेस की समाज सुधार शाखा कहा जाता था इसको। और इसकी स्थापना कौन किए थे? तो एमजी रानाडे ने किए थे। अब देखिए, एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक भी कौन थे? ये इसके संस्थापकों में से एक थे, मतलब कि इससे जुड़े थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन थे जुड़े? तो एमजी रानाडे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में कांग्रेस संस्थापक में से एक थे। यानी कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो जब उसके संस्थापकों में ये क्या थे? सदस्य थे। ठीक, उसके बाद वे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। ठीक, एमजी रानाडे। और गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे। और ये जो गोखले थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे, ये भी पूछता है। उसके बाद वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। ठीक, पूछेगा कि उनका विचारधारा कैसा था? तो उदारवादी था, उदारवादी, और वे संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। अब है उनके बारे में, उन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडे को। उन्होंने अंग्रेजों की लाइसेंस फेयर, जिसे कि मुक्त व्यापार की नीति का विरोध किया और कहा कि भारत के औद्योगिक विकास के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि जो अंग्रेजों का लाइसेंस फेयर नीति था उसका विरोध किया और क्या कहा? तो भारत को औद्योगिक विकास के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने भारत की गरीबी और धन के निष्कासन पर गहरे विचार व्यक्त किए। उन्होंने गरीबी और धन के निष्कासन पर क्या किए? तो गहरे विचार व्यक्त किए। उसके बाद है इनके पुस्तक है तो राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? तो एमजी रानाडे। इस पुस्तक में उन्होंने मराठों के इतिहास को गौरवशाली तरीके से प्रस्तुत किया। यानी कि इसमें क्या है? तो मराठों का इतिहास है। एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसमें उनके आर्थिक विचारों का संकलन है। ठीक, एसेज तो इनका 2 पुस्तक है, राइज ऑफ द मराठा पावर, उसके बाद एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी। शपथ आंदोलन, बाल विवाह के विरोध में लोगों को शपथ दिलाने के लिए इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने शपथ आंदोलन को चलाया था। वे जातिवाद और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे और वे दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले के समकालीन थे। ये भी ध्यान रखिएगा, तो दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले के ये समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 20, 25, 15 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। केंद्र शासित प्रदेशों का 20 सीटें क्या है कि लोकसभा में आरक्षित है।
अब देखिए लोकसभा से संबंधित चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है और इसे निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। निम्न सदन या जनता का सदन, इसकी अधिकतम सीटें जो है 550, आप सभी को पता होगा, जो कि 530 राज्यों और 20 यूटी से। इसकी वर्तमान सीटें जो है 543 है और सभी निर्वाचित है 543। एंग्लो इंडिया का कोटा 104वें संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहले एंग्लो इंडियन का भी क्या था, कोटा था, जो कि 104वें संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। सर्वाधिक सीटें लोकसभा में, सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश का है 80 सीटें हैं, ठीक। अब अगर बिहार का पूछेगा तो 40 सीटें हो जाएगा, ठीक। बिहार का लोकसभा में सीट कितने हैं, तो 40 है। इसकी योग्यता है 25 वर्ष, आप सभी को पता होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय से पहले भंग हो सकती है, ठीक। लोकसभा जो है ये समय से पहले भी भंग हो सकती है, आप सभी को पता होगा। गणपूर्ति, तो कुल सदस्य का 1/10 यानी कि 55 सदस्य इसका गणपूर्ति के लिए जरूरी है, ठीक। यानी कि सदन में कोई कार्रवाई होती है तो ये वहाँ पर 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में धन विधेयक केवल, अब देखिए लोकसभा के शक्तियाँ जो है यहाँ पर, प्रमुख शक्तियाँ हम लोग पढ़ ही रहे हैं। लोकसभा में क्या होता है कि केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है अनुच्छेद 110 के तहत। राज्यसभा में इसे केवल 14 दिन रोक सकती है, ठीक। राज्यसभा इसे क्या कर सकती है, मान लो लोकसभा से धन विधेयक पास हो जाता है तो राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती, उसे पास करना ही होता है। तो ज़्यादातर वो 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद अब खुद ब खुद ये धन विधेयक जो होता है ये पास हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पूछेगा कि क्या यह दोनों सदन में लाया जाता है, तो नहीं, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। संयुक्त बैठक अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। जब संयुक्त अधिवेशन होता है, कोई विधेयक पर विवाद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की क्या है कि प्रावधान है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सभी पावर होता है लोकसभा के। पदाधिकारी, प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। लोग पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। अगर पूछेगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, जो कि 18वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में अभी हैं। त्यागपत्र, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। इसके बाद है आरक्षण। एससी के लिए 84 सीटें का आरक्षण है और एसटी के लिए 37 सीटें पर क्या है कि आरक्षण है, ठीक। एससी का आरक्षण पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 84 सीट, और एसटी के लिए 47। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। शून्यकाल, लोकसभा में शून्यकाल का मतलब क्या होता है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, दोपहर 12 बजे, जिसे क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है, ठीक। नया संसद भवन, आप सभी को पता होगा अभी नया में संसद भवन बन रहा है। तो लोकसभा की क्षमता इसमें 888 सीटें बनाई जा रही है और यह मोर थीम पर आधारित है। क्या, मोर थीम पर आधारित है। अभी जो नया लोकसभा बन रहा है, ध्यान रखिएगा, उसमें 888 सीटें की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बद्रीनाथ में स्थित मठ का नाम क्या है। तो उत्तर भारत में जो बद्रीनाथ में स्थित मठ है उसका नाम क्या है। श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ या फिर शारदा मठ है। तो बद्रीनाथ में जो मठ है इसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है। तो आइए सभी मठ को हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, कहाँ कौन सा मठ है। तो देखिए, आदि शंकराचार्य जो थे, इनके द्वारा 4 प्रमुख मठ का स्थापना किया गया था, ठीक। 18वीं सदी में क्या हुआ था कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, ठीक। कौन किया था, तो आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में। आइए देखते हैं चारों दिशाओं। तो देखिए, इधर मठ का नाम दिया रहेगा, इधर दिशा, इधर स्थान और यहाँ पर संबंधित वेद। तो देखिए, श्रृंगेरी मठ जो है, श्रृंगेरी शारदा पीठम जिसे कहा जाता है, ये दक्षिण में है, ठीक। कहाँ पर है, तो ये चिकमगलूर कर्नाटक में है और यह यजुर्वेद से संबंधित है। श्रृंगेरी मठ जो है ये दक्षिण में है, चिकमगलूर कर्नाटक में, और ये यजुर्वेद से संबंधित है। गोवर्धन मठ ये पूर्व में है और यह पुरी उड़ीसा से संबंधित, उड़ीसा में है। कहाँ पर है गोवर्धन मठ, तो पुरी उड़ीसा में है और यह ऋग्वेद से संबंधित है। गोवर्धन मठ कहाँ पर है, तो पूर्व में है। उसके बाद है शारदा या फिर कालिका मठ। शारदा या कालिका मठ ये पश्चिम में है।
द्वारका गुजरात में, और यह सामवेद से संबंधित है। उसके बाद है ज्योतिर्मठ जो कि उत्तर में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और यह अथर्ववेद से संबंधित है। ज्योतिर्मठ जिसे जोशी मठ भी कहा जाता है, यह कहाँ है? उत्तर में, जो बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड राज्य में, और यह अथर्ववेद से संबंधित है। अब देखिए भारत के प्रमुख बौद्ध मठ, हाँ बौद्ध मठ भी हम लोग देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित मठ अक्सर अपनी वास्तुकला और स्थान के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के संबंधित मठ है ये वास्तुकला और स्थान इसका पूछता है एग्जाम में। तो जैसे देखिए तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, और यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ पूछेगा कि कहाँ है। जो ये सभी बौद्ध के मठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। बौद्ध मठ, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। हेमिस मठ है, हेमिस मठ लद्दाख में है, और यह लद्दाख का सबसे बड़ा और समृद्ध मठ है। हेमिस मठ लद्दाख में है, लद्दाख का सबसे बड़ा और समृद्ध मठ है। उसके बाद है ठिस्के मठ, ठीक से ये लद्दाख में है, और यह 15 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। यहाँ पर क्या है? तो 15 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है यहाँ पर। उसके बाद है मेनली इसका नाम और स्थान ध्यान रखना है। रूमटेक मठ कहाँ पर है? तो गंगटोक सिक्किम में है, रूमटेक गंगटोक सिक्किम। उसके बाद है नामद्रोलिंग मठ, नामद्रोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है, इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है नामद्रोंगी मठ को। तबो मठ, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तबो मठ ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है, हिमालय का अजंता कहा जाता है। की गोम्पा मठ, की गोम्पा मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित मठों में से एक है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट मठ, जैसे कि रामकृष्ण मठ पूछेगा, तो यह पश्चिम बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद ने इसको स्थापित किया था। रामकृष्ण मठ ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हुआ था। माजुली सत्र या फिर माजुली मठ इसको कहा जाता है। ये असम वैष्णव धर्म से संबंधित मठ, जैसे कि कालाबाड़ी सत्र, जो वैष्णव धर्म से संबंधित मठ थे, सत्र भी कहा जाता था, मठ या सत्र। तो ये जो माजुली सत्र है ये कहाँ पर है? असम में। ऐसे ही आप लोग पता होगा असम में क्या है, तो सॉरी हम दूसरा कुछ सोच रहे थे यहाँ पर। हाँ ध्यान रखिएगा, माजुली जो है असम में है, वैष्णव धर्म से संबंधित मठ है। माजुली असम में वैष्णव धर्म से संबंधित है। हिमालय का अजंता ये तबो मठ को कहा जाता है। हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है? तो तबो मठ, तबो एक बौद्ध मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तो मठ से रिलेटेड आई होप की सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत जो है ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? तो अमार सोनार बंगला जो गीत लिखा था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ था। देखिए अभी हम लोग बंगाल विभाजन से रिलेटेड चीज़ें जानते हैं। तो कर्जन के काल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 को, डेट भी ध्यान रखना है, 20 जुलाई 1905 को हुआ था। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा, देखिए विभाजन का तर्क जो अंग्रेजों द्वारा बताया गया था वो बताया था कि प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवाद को दबाना और फूट डालो और राज करने की नीति थी। तो अंग्रेजों ने तो ये बता दिया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन किया जा रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही था। राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, तो ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाहते थे, और ये फूट डालो और राज की नीति थी इन लोगों का। प्रभावित थी 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक। प्रभावित स्थिति यानी कि बंगाल विभाजन का पता कब चला था लोगों को? तो 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ था कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को ध्यान रखिएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। आंदोलन की शुरुआत यानी कि औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक में हुआ था। इसकी घोषणा कब हो गया था? तो 7 अगस्त 1905 को हो गया था, कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक में, ठीक। कोलकाता के टाउन हॉल में इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी। मुख्य रणनीति विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग।
इसमें स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, तो इसमें क्या किया जा रहा था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। प्रमुख नेता और प्रचार प्रसार, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता हम लोग देखेंगे। तो बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। बंगाल से कौन कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। दिल्ली से हैदर राजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। पंजाब उत्तर प्रदेश से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। पंजाब से लाला लाजपत राय और उत्तर प्रदेश से अजीत सिंह। उसके बाद पुणे बॉम्बे से बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने इसे शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव के माध्यम से फैलाया था। ठीक, तो ये भी पूछ लेता है कि शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का शुरुआत किसने किया था, तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक, तो इसे शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव के माध्यम से इसे फैलाया था। उसके बाद है महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक घटनाएं। बंगाल विभाजन के दौरान क्या क्या हुआ था, तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार चुनार बांग्ला लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। ठीक, अमार चुनार बांग्ला जो बाद में बांग्लादेश का क्या राष्ट्रगान बना। तो इसी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया था। रक्षाबंधन, टैगोर के सुझाव पर हिंदुओं और मुसलमानों ने एकता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी थी। ठीक, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, तो एकता को प्रदर्शित करने के लिए हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। ठीक, स्वदेशी शिक्षा, 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ठीक, स्वदेशी शिक्षा के लिए, ठीक, 1906 में क्या हुआ था, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था कब, तो 1906 में। कला, रविंद्रनाथ अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। अवनींद्र की रविंद्र यहाँ पर होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। ठीक, भारत माता की पेंटिंग कौन बनाया था, तो अवनींद्रनाथ। उद्योग, प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स खोला था। ठीक, प्रफुल्ल चाकी ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला था। ठीक, प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा। उसके बाद है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907। स्वदेशी आंदोलन के तौर तरीके को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। नरम दल केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और गरम दल पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो स्वदेशी आंदोलन के तौर पर क्या हुआ था कि कांग्रेस में बंटवारा भी हो गया था, यानी कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल क्या चाहते थे, केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, यह आंदोलन जो था स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन गरम दल चाहते थे कि पूरे भारत में फैले। परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक, तो ये कांग्रेस का विभाजन भी स्वदेशी आंदोलन से ही रिलेटेड है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। दमन और अंध, 1908 तक अधिकांश नेता तिलक, लाला लाजपत राय या तो जेल गए थे या निर्वासित हुए। ठीक, तो 1908 तक अधिकांश नेता क्या हुए, जेल गए या फिर निर्वासित हुए। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की। तो अब पूछता है कि जो बंगाल विभाजन था इसको रद्द कब किया गया था, तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। ठीक, और इसको कौन किया था रद्द, तो हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार में। और क्या किया गया था इसमें कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। ठीक, 1911 के दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया था। राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया था, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी या फिर फारसी। तो राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का जो प्रकाशन किया था ये फारसी भाषा में किया था। ठीक, फारसी भाषा में। अब देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्यों, तो समाज सुधार की शुरुआत करने के कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्राचीन मूल्यों और आधुनिक विचारों को जोड़ने का कारण,
इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु क्यों कहा जाता था? तो ये प्राचीन मूल्य और आधुनिक विचारों को जोड़ने का काम करते थे। राजा की उपाधि इन्हें कौन दिया था? तो यह उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय ने इसे दिया था जब वे अपनी पेंशन की पैरवी के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक, ये कहाँ गए थे? तो जब ये अपनी पेंशन की पैरवी के लिए कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। तो वहीं पर इसे सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। ठीक, युगदूत यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इस नाम से संबोधित किया था। राजा राम मोहन राय को युगदूत कौन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा था? तो युगदूत भी कहा था। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने कुछ संस्थाएं की स्थापना की थी, जैसे कि आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में किया था। कलकत्ता के दर्शन और सामाजिक सुधार पर चर्चा के लिए, ठीक, कलकत्ता के दर्शन और सामाजिक सुधार पर चर्चा के लिए क्या किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1815 में। ठीक, 1815 में। उसके बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में। ठीक, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया था? तो कलकत्ता में, डेविड हेयर के सहयोग से। कब? तो 1817 में। उसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 एक ईश्वरवाद के प्रचार के लिए इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना कब किया था? तो 1823 में। और यह एक ईश्वरवाद के प्रचार के लिए था। ठीक, ईश्वरवाद यानी कि इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है। जो इसी के प्रचार के लिए कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना किया था। उसके बाद वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किया था, भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करने के लिए। अब देखिए, वेदांत कॉलेज जो था ये मेन इसका डेट ध्यान रखिएगा 1825। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया था और यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध करना था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मूर्ति पूजा का विरोध और जातिवाद का विरोध। ठीक, और यह 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सुधार। इन्होंने समाज सुधार क्या क्या किए हैं? तो सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। उनके अथक प्रयासों के कारण तत्कालिक गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर इसे सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। यानी कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने 1829 में किसके सहयोग से किया था? तो ये विलियम बेंटिंक के सहयोग से। ठीक, उसके बाद बहु विवाह और बाल विवाह और जातिवाद का कड़ा विरोध किया। ठीक, महिला शिक्षा और विधवा विवाह का भी पुरजोर समर्थन किया। महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए ये क्या किए कि पुरजोर से समर्थन किए। पत्रकारिता और साहित्य, वे कई भाषाओं में जैसे कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। ठीक, तो इन्होंने इतनी सारी भाषाओं में क्या किया कि पत्रकारिता और साहित्य लिखे। जैसे कि संवाद कौमुदी, ये बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी क्या था? तो ये बंगाली भाषा में था और यह सती प्रथा के विरोध में मुख्य पत्र था। तो संवाद कौमुदी किस भाषा में था? तो बंगाली भाषा में। इसमें सती प्रथा का विरोध था। मीरात उल अखबार फारसी भाषा का था और यह भारत का पहला फारसी अखबार था। मीरात उल अखबार तुहफत उल मुबाहिदीन उनकी पहली पुस्तक फारसी में जिसमें उन्होंने एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर का समर्थन किया। तो तुहफत उल मुहादिनी यह एक फारसी पुस्तक था। इसमें एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर का समर्थन किया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में ईसाई धर्म की नैतिकता पर लिखी गई पुस्तक। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस क्या है? तो ईसाई धर्म की नैतिकता पर लिखी गई राजा राम मोहन राय की पुस्तक है।
वे एक ईश्वरवाद के, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, एक ईश्वर को समर्थन करते थे और वेदों व उपनिषदों की तर्कपूर्ण व्याख्या करते थे, यानी कि वेदों और उपनिषदों का भी ज्ञान रखते थे। और उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में, 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। उनका मकबरा आज भी ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका मकबरा आज भी स्थित है। उन्होंने फारसी भाषा में शिक्षा पटना से और संस्कृति की शिक्षा वाराणसी से प्राप्त किया था। तो पूछेगा कि फारसी भाषा का शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? तो पटना से, और संस्कृत का वाराणसी से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें राजा राम मोहन राय के बारे में था। और भी है। तो प्रथम भारतीय समुद्र पार करके इंग्लैंड जाने वाले पहले आधुनिक भारतीय थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड जाने वाले पहले आधुनिक भारतीय थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया क्योंकि वे इसे वैज्ञानिक सोच के लिए ज़रूरी मानते थे। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को इसलिए ज़रूरी माना क्योंकि इसे वैज्ञानिक सोच के लिए ज़रूरी मानते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किस वायसराय के समय से हुई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत आप सभी को पता है 1872 में हुआ था। किसने करवाया था? रिपन, मेयो, लीटन या फिर डफरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेयो। ठीक, मेयो के काल में 1872 में क्या हुआ था कि जनगणना की भारत में शुरुआत हुई थी। तो आइए हम लोग जनगणना के बारे में देख लेते हैं। तो अब देखिए, नारा हमारी जनगणना, अच्छा ये जो सारी डाटा है ये 2011 की जनगणना है। ठीक, ये क्या है? 2011 की जनगणना का डाटा है। तो आइए देख लेते हैं इसमें नारा क्या दिया गया था। तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका शुभंकर क्या था? तो प्रांगणक शिक्षिका, प्रांगणक शिक्षिका इसका शुभंकर हो जाएगा। आयुक्त पूछेगा तो श्री चंद्र मौली, आयुक्त पूछेगा तो क्या हो जाएगा? श्री चंद्र मौली। कुल जनसंख्या कितना था? तो 121.8 करोड़, विश्व का 17.5 करोड़। ठीक, 2017 की जनगणना, मेनली 2017 की जनगणना से ही क्वेश्चन बनता है, तो इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना जनसंख्या था? तो 121.08 करोड़, जो कि विश्व का 17.5% था। अब देखिए इसमें दशकीय वृद्धि दर क्या हुआ था, यानी कि 2001 से 11 में जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर पूछेगा तो 17.7% हो जाएगा। और जब अगर जनसंख्या घनत्व तो पूछेगा तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होता है। सबसे अधिक घनत्व बिहार का, जो कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग ही एक किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में रहते हैं। उसके बाद है भारत का लिंगानुपात। 2017 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिला ही हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, 1000 पुरुष पर, सॉरी 1000 प्रति 1000 पुरुष पर कितने 1084 महिलाएं। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है, जो कि 879 ही है, 879। और शिशु लिंगानुपात 919, 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 919। साक्षरता दर, भारत की साक्षरता यानी कि 73%, पुरुष 80.9% और महिला 64.6%। भारत की साक्षरता यानी भारत में कितने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं? तो 73%। अगर पुरुष का पूछेगा तो 80.9% लोग पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिला 64.6% पढ़ी लिखी है। और सबसे साक्षर राज्य केरल, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है, जो कि 94% था। सबसे कम साक्षर बिहार 61.8%। जनसंख्या के आधार पर राज्य, यानी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार। ये सभी 2011 के डाटा है जनगणना की। और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए नकारात्मक वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या घटे भी थे। 2011 के जनगणना में जनसंख्या घटे थे। वो एकमात्र राज्य था नागालैंड, जहाँ पर कि 0.6% जनसंख्या क्या हुई थी? तो घटी थी। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का है, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप का, सर्वाधिक साक्षरता यूटी कौन है? तो लक्षद्वीप। और सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है, सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप, सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी। अब देखिए नगरीय जनसंख्या, 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.2% थी और ग्रामीण
68%, ठीक। 31.2% ही शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण 68.8%। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो गोवा, ठीक। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। और अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक। प्रतिशत में पंजाब पूछेगा कि अनुसूचित जाति यानी कि SC सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? तो उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशत में पंजाब में, ठीक। प्रतिशत में पंजाब में। अनुसूचित जनजाति जो थे ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में पूछेगा तो लक्षद्वीप और मिजोरम। प्रतिशत में लक्षद्वीप और मिजोरम, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुजबॉस कोयला क्षेत्र किस देश में है? कुजबॉस जो है कोयला क्षेत्र किस देश में है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? कुजबॉस कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये जो है रूस में है, ठीक। कुजबॉस कोयला क्षेत्र रूस में है। आइए हम लोग विश्व के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र को देख लेते हैं। तो देखिए, चीन का यह विश्व का कोयला उत्पादन में विश्व का सबसे नंबर 1 पर है चीन, ठीक। कोयला उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। इसकी जो कोयला क्षेत्र है शांसी, शेनसी, भीतरी मंगोलिया, फुसून, ये सभी चीन के कोयला क्षेत्र है। शांसी, शेनसी, भीतरी मंगोलिया, फुसून, ये सभी कहाँ के हैं? तो चीन के हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रूस के कुजबास या कुजबॉस अभी हम लोग पढ़े। मास्को तुल्ला क्षेत्र, पिचोरा बेसिन, ये सभी रूस के हैं। अब देखिए यूक्रेन क्या है? डोनेटस्क, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि डोनेटस्क जो है ये बार बार पूछता है यूक्रेन का। डोनेटस्क यूक्रेन। जर्मनी का रूहर घाटी, सार बेसिन और सैक्सोनी। रूहर घाटी, सार बेसिन, सैक्सोनी, ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। रूहर घाटी, सार बेसिन, सैक्सोनी। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। अपलाचियन क्षेत्र, पेंसिल्वेनिया और वायोमिंग, ये सभी कहाँ के हैं? तो USA के हैं। कजाकिस्तान के है कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान। क से कारागंडा, क से कजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का है बोमेन बेसिन और न्यूकैसल। ऑस्ट्रेलिया के बोमेन बेसिन और न्यूकैसल। अब देखिए भारत के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, कोरबा, तलचर, ठीक। भारत के कौन कौन है कोयला क्षेत्र? तो झरिया, रानीगंज, बोकारो, कोरबा। शीर्ष में यानी कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर चीन है और 2 नंबर पर भारत, 3 नंबर पर इंडोनेशिया। उत्पादकता में सबसे नंबर 1 पर कौन है? चीन है। अब भंडारण में देखिए, भंडारण में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ठीक। भंडारण सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो USA के पास है। और उत्पादक में कौन नंबर 1 पर है? तो चाइना है। अब देखिए, यूरोप का हृदय जर्मनी की रूहर घाटी को कोयला उत्पादन के कारण यूरोप का औद्योगिक हृदय कहा जाता है। यूरोप का औद्योगिक हृदय किसे कहा जाता है? तो रूहर घाटी जो कोयला उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और छोटा नागपुर का पठार विशेषकर झारखंड, बंगाल के क्षेत्र को इसकी प्रचुरता के कारण भारत का रूहर कहा जाता है, ठीक। रूहर जैसे कि वहाँ पर यूरोप का हृदय कहा जाता है, तो उसी के आधार पर इसे भारत का रूहर कहा जाता है। किसे? तो छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूहर कहा जाता है। काला हीरा कोयले को इसके आर्थिक महत्व के कारण काला हीरा कहा जाता है, ठीक। क्योंकि कोयला का काफ़ी यूज है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? काला हीरा कहा गया है। अब देखिए, चीन का मैनचेस्टर, फुसून क्षेत्र को अपनी कोयला खानों के कारण काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फुसून क्षेत्र, ठीक। फुसून क्षेत्र ध्यान रखिए कहाँ का? कोयला का है, चीन का है। डोनबास यह यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अपलाचियन यह उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना और प्रमुख कोयला क्षेत्र है। नवेली भारत तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नवेली जो है ये भारत जो कि तमिलनाडु में है, लिग्नाइट कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां शिलालेख, ठीक। अशोक के 11वें शिलालेख में क्या है? तो धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या किसमें है? तो 11वें शिलालेख में।
अब देखिए अशोक के बारे में जान लेते हैं। तो अशोक जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था और यह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था और यह बिंदुसार का पुत्र था। इसका उपाधि देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, जिसे कि देवताओं का प्रिय कहा जाता था। तो इन सारी नामों से जाना जाता था, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। इसका अशोक नाम मस्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक, अशोक का जो अशोक नाम है ये मस्की और गुर्जरा अभिलेख, इससे क्वेश्चन बनता है कि अशोक का जो नाम अशोक है ये किस अभिलेखों से मिलता है? तो मस्की और गुर्जरा अभिलेख। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध अशोक से ही संबंधित था, जो कि 261 में लड़ा था और ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लड़ा था। ठीक, और 8वें वर्ष में ही लड़ गया था। ठीक, और इसका वर्णन 13वें शिलालेख में पूछेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक, युद्ध नीति, भेरी घोष यानी कि त्याग कर धम नीति यानी कि धम घोष अपना ली। युद्ध नीति को क्या कहा जाता? तो भेरी घोष, और धम नीति को धम घोष। क्या हुआ था कि कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात हुए थे, इतने लोग मरे थे, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद ये युद्ध नीति को त्याग कर धम नीति को अपना लेता है, जिसे कि धम घोष कहा गया। अब देखिए बौद्ध धर्म एवं धम, इसने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा था ये बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से लिया था। ठीक, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से लिया था। और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। संगीत, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष मौघलीपुतुस थे। आप सभी को पता होगा 4 बौद्ध संगीति है, जिसमें कि तीसरा बौद्ध संगीति जो था ये अशोक के कार्यकाल में हुआ था और ये तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था? तो मौघलीपुतुस। अब देखिए इसके अभिलेखों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसकी खोज 1750 में टिम्फेथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज कौन किया था? तो 1750 में टिम्फेथेलर ने। और पढ़ा किसने? तो सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। लिपि, मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्टी और देखो जो अशोक के अभिलेखों में या शिलालेखों में जो लिपि का प्रयोग किया गया था उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मी था, लेकिन खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई का भी प्रयोग किया था, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया था। ठीक, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई का भी प्रयोग किया है, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मी का। रुमेनदेई अभिलेख कहाँ पर है? तो ये लुम्बिनी में, ये कर घटाने का उल्लेख और एकमात्र आर्थिक अभिलेख है। ठीक, रुमेनदेई अभिलेख जो है ये लुम्बिनी में है और इसमें क्या है? तो कर का उल्लेख है, कर घटाने का उल्लेख। ठीक, तो इसी वजह से इसको एकमात्र आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। अब देखिए सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने मध्य प्रदेश में निर्माण करवाया था। सारनाथ स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जिसे कहा जाता है, इसमें 4 सिंह, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह यहीं से लिया गया है सारनाथ का स्तंभ से, और इसका भी निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। श्रीनगर का स्थापना कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। श्रीनगर का स्थापना अशोक ने ही करवाया था। अब देखिए अशोक का पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि का निंदा किया गया। अशोक के पहला शिलालेख में क्या है? पशु बलि का निंदा। 7वां शिलालेख में क्या है? 7वां शिलालेख को सबसे लंबा शिलालेख, और 13वां शिलालेख को कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये जो तीनों शिलालेख है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए पहला में क्या है? तो पशु बलि की निंदा। 7वां सबसे लंबा है इसलिए ये पूछ लेता है, और 13वां जो है ये कलिंग युद्ध से वर्णन, इसमें वर्णन है। अब देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ लेगा तो बृहद्रथ हो जाएगा, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। उसके बाद शुंग वंश का स्थापना किया कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, तो मौर्य अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, अलबरूनी, उसका फिरदौसी या फिर गुलबदन बेगम। तो शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक जो थे ये फिरदौसी थे। ठीक, शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। तो आइए पुस्तक के लेखक अभी हम आप सब लोग को पढ़ाते हैं। तो अष्टाध्यायी ये सभी प्राचीन भारतीय पुस्तक हैं। ठीक, प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक हम लोग देखेंगे। अष्टाध्यायी जो है पढ़नी, ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि, और यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता था। इसमें मौर्य वंश के क्या है? तो प्रशासन
व्यवस्था का वर्णन है अर्थशास्त्र में। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। महाभाष्य पतंजलि। इंडिका मेगास्थनीज। चरक संहिता के लेखक चरक, चरक संहिता चरक। सुसूत्र संहिता सुसूत्र। कदम्बरी या हरिश्चरित, कदम्बरी और हरिश्चरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, कदम्बरी हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम कालिदास, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम ये सभी कालिदास। अब देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा। मृच्छकटिकम शूद्रक। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। राजतरंगिणी कलहण, राजतरंगिणी कलहण, राजतरंगिणी कलहण। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब देखिए मध्यकालीन पुस्तकें, मध्यकालीन पुस्तकें। किताब उल हिंद यानी कि जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता था, किताब उल हिंद जिसे तहकीक ए हिंद कहा जाता था। अलबरूनी, अलबरूनी। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। रहेला इब्न बतूता, रहेला इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री था। इब्न बतूता का क्या था, तो मोरक्को यात्री था। अकबरनामा जिसे कि आईने अकबरी कहा जाता था, अबुल फजल। अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी। तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा कहा गया है, तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा कहा गया है। बाबर खुद ये बाबर की आत्मकथा है, ये तुर्की भाषा में है, ठीक। मेनली ये पूछता है कि जो तुर्क के बाबरी है, तुजुक ए बाबरी, ये किस भाषा में है, तो ये तुर्की भाषा में है, ठीक, तुर्की भाषा में है। अब देखिए तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर का आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर का आत्मकथा है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जयसी। पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। उसके बाद रामचरितमानस विनय पत्रिका तुलसीदास, रामचरितमानस विनय पत्रिका तुलसीदास। सूरसागर सूरदास, सूरसागर सूरदास। फुतुहुत ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। अब देखिए आधुनिक काल की प्रमुख पुस्तकें, तो आनंद मठ, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सभी पुस्तक और लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए 1665 में तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था। जो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर का साम्राज्य कौन था। कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, हरिहर प्रथम। तो 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर के क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 में तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, हरिहर प्रथम। तो इसमें से ये सारे ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पर होगा राम राय। ठीक, उस समय जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था राम राय था। ठीक, राम राय, ध्यान रखिएगा, राम राय। उसका तो एनालिसिस दिया ही नहीं। अच्छा, वो मिस्टेक से छूट गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण के मंत्रों का वर्णन है? किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का मंत्रों का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो जादू टोना और वशीकरण के मंत्रों का वर्णन अथर्ववेद में, अथर्ववेद। तो अब हम लोग जो ये वेद है ये किससे संबंधित है? तो वैदिक काल से है। तो आइए वैदिक काल को हम लोग समझते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है वैदिक काल। इसे 2 भाग में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। ठीक, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब देखिए वेद, वैदिक काल में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल और 228 सूक्त, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। अब देखिए ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद इसे कहा जाता है, और इसमें 10 मंडल और 228 सूक्त हैं। और पूछेगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाएँ मतलब मंत्र होता है। ठीक, तो जो यज्ञ के समय मंत्र को का गायन किया जाता है तो वही क्या है कि सामवेद से संबंधित है। यजुर्वेद, यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में है, और यह गद्य एवं पद दोनों में था। ठीक, गद्य एवं पद दोनों में था यजुर्वेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि से संबंधित था। तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि से संबंधित था। अथर्ववेद जो था तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि से संबंधित था। अब देखिए वैदिक साहित्य, बौद्धिक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ये सभी वैदिक साहित्य थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की सरल व्याख्या, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता था? जो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद, इन्हीं वेदों का सरल व्याख्या यानी कि समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ में उसी वेद को इसमें समझाया गया है आसान भाषा में। ठीक, आरण्यक, इन्हें वनों में रचे गए दार्शनिक ग्रंथ। जो आरण्यक है ये वन में इसका रचना किया गया है। आरण्यक का वन में रचना किया गया है। उपनिषद, इसकी संख्या 108 होती है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और सत्यमेव जयते मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से मात्र यही पूछता है कि इसकी संख्या कितनी है? तो 108। अब देखिए, अब पूछेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मांडूक्योपनिषद से। ठीक, मांडूक्योपनिषद से। अब पूछेगा पुराण की संख्या कितनी है? 18। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ठीक, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अब देखिए ऋग वैदिक काल के सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति। तो समाज जो थी ये पित्त शतात्मक समाज थी। ठीक, पित्त शतात्मक समाज थी, यानी कि पिता इसमें प्रधान होते थे। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गविष्टि, जिन्हें गायों के लिए युद्ध प्रसिद्ध था। गविष्टि किसे कहा जाता था? तो जो गायों के लिए युद्ध लड़ा जाता था उसे गविष्टि कहा जाता था। ठीक, उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और लोहे जिसे कि श्याम अयस्क कहा जाता था। उस टाइम पर लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था कि खोज हुई और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। और देखिए जो लोहे का खोज हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग क्या थे कि लोहे से अपरिचित थे। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन में लोहा ही होता है। ठीक, तो लोहा से सिंधु घाटी के लोग भी परिचित नहीं थे। उसके बाद वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के लोग भी लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का उपयोग कहाँ से होने लगा? तो उत्तर वैदिक काल से।
मतलब वैदिक काल के प्रमुख नदियाँ, जो अभी झेलम नदी है उसे बिस्तता कहा जाता था, उस टाइम पर बिस्तता। चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था, चिनाब नदी को अस्किनी, और रावी नदी को पुरुषनी, और रावी नदी के तट पर ही दसराज युद्ध लड़ा गया था। ठीक, दसराज युद्ध रावी नदी के तट पर ही लड़ा गया था। बिपाशा, ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। शतुद्री, सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था, सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था। प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे, जिसे पुरंदर किला तोड़ने वाला देवता कहा जाता था। इसका वर्णन 250वां सूक्त में है। ठीक, इसका वर्णन किस में है तो 250वां सूक्त है। अग्नि का वर्णन किस में है तो 200 सूक्त में है। और अरुण जल का देवता थे। ठीक, इंद्र क्या थे तो किले तोड़ने वाला देवता, जिसे पुरंदर कहा गया है। उसके बाद अग्नि, ये प्रमुख देवता थे। वरुण, इन्हें जल का देवता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। ठीक, इंद्र को ही बाद में प्रजापति कहा जाने लगा उत्तर वैदिक काल में, जिसे सृजन का देवता। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सृजन का देवता कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण देवता यही प्रजापति हो गए उत्तर वैदिक काल में। अधन्या किसको कहा जाता था वैदिक काल में तो गाय को कहा जाता था। इसे न मारे, अधन्या का मतलब होता था कि न मारने योग्य पशु। ठीक, गाय को न मारने योग्य पशु कहा जाता था, इसलिए इसे अधन्या कहा जाता था। कुल्लप, परिवार के मुखिया को कुल्लप कहा जाता था। विदुषी महिला, विदुषी मतलब कि जो पढ़ी लिखी महिला, ठीक, जैसे कि अभी पुरुष में विद्वान जिसे कहा जाता है, उसे महिला में विदुषी कहा जाता है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, ये सभी क्या थे तो विदुषी महिलाएं थे। सभा और समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था। सभा और समिति क्या थी तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में, मुंबई में, लाहौर में या फिर कलकत्ता में? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। ठीक, मुंबई में की गई थी। अब देखिए, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार, जितने भी सभा सोसाइटी है उन सभी का संस्थापक देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, और इसमें सती प्रथा का विरोध और एक सौरवाद का सिद्धांत दिया था। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1828। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग, और इसे रानाडे प्रसिद्ध बनाया था। ठीक, एमजी रानाडे ने इसे प्रसिद्ध बनाया था प्रार्थना समाज को। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, इसी में वेदों की ओर लौटो कहा गया था। ठीक, वेदों की ओर लौटा, आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल ऑल्टकाट द्वारा। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल ऑल्टकाट द्वारा, और इसका मुख्यालय कहाँ था तो अड्यार मद्रास। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, दलित और महिला उत्थान के लिए। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने दलित और महिला उत्थान के लिए किया था। सत्यशोधक समाज 1873, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एशियाटिक सोसाइटी, ये सेवा एवं शिक्षा से संबंधित संस्था थी। एशियाटिक सोसाइटी 1784, एशियाटिक सोसाइटी 1784। विलियम जोन्स प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद, एशियाटिक सोसाइटी 1784 किसके द्वारा तो विलियम जोन्स, इसमें प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में तिलक अगरकर और रानाडे द्वारा। ठीक, तिलक अगरकर और रानाडे द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग 1911 एम.एन. जोशी। सोशल सर्विस लीग 1911 एम.एन. जोशी। सेवा सदन 1908 बी.एम. मालाबारी। उसके बाद है क्रांतिकारी एवं राजनीतिक जो संस्था था, जैसे अभिनव भारत 1904 में बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। अभिनव भारत का स्थापना 1904 बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति 1902 पी.एन. मित्र और वरिंद्र घोष। 1902। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में पड़ता है।
लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। धर्मसभा राधाकांत देव। धर्मसभा राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन करने वाली संस्था सती प्रथा का समर्थन करने वाली संस्था कौन थी? तो धर्मसभा। वेद समाज श्रीधरालु नायडू इसे दक्षिण का ब्राह्मण समाज कहते हैं। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज धर्मसभा राधाकांत देव। वेद समाज श्रीधरालु नायडू। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली जिसे विभागीय प्रणाली कहा गया है की शुरुआत कैनिंग ने कब की थी? पोर्टफोलियो की शुरुआत कब की थी? 1858, 1861, 1859 या 1860? तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग ने किया था 1861 में। ठीक, 1861 में किया था। अब देखिए कैनिंग के कार्यकाल को हम लोग समझते हैं। तो कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 में, और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत के प्रथम वायसराय। ठीक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय। 1857 के विरोध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद। ठीक, आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इलाहाबाद में। और 1858 का अधिनियम शासन, अब देखिए इसी के काल में क्या आया था? तो 1858 के अधिनियम और शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुआ, यानी कि पहले कंपनी द्वारा भारत पर शासन किए जाते थे और 1858 का अधिनियम के तहत कंपनी से शासन को छीनकर किसे दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों दिया गया। हड़प नीति का अंत हुआ डलहौजी की डिक्टेटोरियन ऑफ लैप्स, यानी कि जिसे हड़प नीति कहा जाता था उसको समाप्त किया गया। हड़प नीति कौन शुरुआत किया था? तो डलहौजी ने। और 1858 के तहत इस नीति को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये सभी कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के काल में ही 1856 में ईश्वर विद्याचंद्र के सहयोग से लागू हुआ था। विश्वविद्यालय 1857 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हुई थी। विश्वविद्यालय जो कि 1857 में स्थापना हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस अधिनियम के तहत दी गई थी। ठीक, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। उच्च न्यायालय 1861 यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? तो 1861 में, कैनिंग के काल में। ठीक, कैनिंग के काल में ही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए आईपीसी दंड संहिता जो होता है, आईपीसी इसे 1860 में लागू किया था और सीआरपीसी 1861 में कैनिंग के काल में ही लागू हुआ था। आईपीसी धारा जो है 1860 में और सीआरपीसी 1861 में। ये भी पूछ लेता है ये किसके काल में लागू हुआ था? तो कैनिंग के काल में आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1861 है। प्रथम बजट 1860 में जेम्स बिलियन द्वारा पेश किया गया था और पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। ठीक, 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पहली बजट पेश किया गया था। भारत में पहली बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। किसके काल में? कैनिंग के काल में। नील विद्रोह 1859 बंगाल के किसानों का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। ठीक, नील विद्रोह जो हुआ था 1859 में, ये बंगाल के किसानों के विद्रोह था जो कि कैनिंग के काल में हुआ था। सफ़ेद विद्रोह यूरोपीय सैनिक द्वारा वेतन भत्तों के लिए। ठीक, सफ़ेद विद्रोह ये किससे संबंधित था? तो यूरोपीय सैनिक द्वारा वेतन भत्तों के लिए था और ये भी कैनिंग के काल में हुआ था। तो कैनिंग के काल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बीबी गिरी। ठीक, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तो आइए राष्ट्रपति का क्रम हम लोग देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 यानी कि 2 बार का इनका कार्यकाल रहा था और ये प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962-67 प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने और उनके जन्म दिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
आप लोग को पता होगा ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इनका कार्यकाल कितना था तो 1962 से 67। और ये प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने थे। तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे तो राधाकृष्ण। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से लेकर 69 तक। और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। बीबी गिरी 1969 से लेकर 74, 1969 से लेकर 74 है। और ये प्रथम प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और द्वितीय चक्र की मतगणना से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। आप सभी को पता होगा जो अनुपातिक चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उस मामला में चक्र, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र होता है। तो ये द्वितीय चक्र में जीतने वाले सभी लोग तो प्रथम चक्र में ही जीत जाते हैं, लेकिन द्वितीय चक्र में जीतने वाले एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं ये बीबी गिरी हैं। और ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि जब जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी ने काम किया था। चलिए, इसके बाद है पाँचवें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। पाँचवें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ये दूसरे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अहमद जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और आपातकाल 1975 इन्हीं के समय लागू हुआ था। 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति और सबसे युवा उस समय का। अभी सबसे युवा हो गए हैं ये क्या बोलते हैं, अभी वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। लेकिन उस समय पर क्या था कि नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक, इनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। ठीक, उसके बाद सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति। पूछेगा कि पॉकेट वीटो क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। एक निलंबनकारी वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो, और एक क्या होता है, एक मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है। 3 प्रकार के वीटो शक्ति दिया जाता है किनको, तो राष्ट्रपति को। तो उसी में से पॉकेट वीटो है। मान लो कोई विधेयक बनकर राष्ट्रपति के पास गया तो उस विधेयक को अपने पास रख लिए, कोई निर्णय ही नहीं दिया, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो उसका पहला बार प्रयोग कौन किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और ये अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जो इसका प्रयोग किए हैं। और ये किस विधेयक पर किए थे, तो डाकघर विधेयक पर। ठीक, डाकघर विधेयक पर ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 8वें राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन 1987 से 92 तक ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। और ये सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए हैं। सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए हैं आर वेंकट रमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 से लेकर 96। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 9वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, और इनके समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायत और नगरपालिका लागू हुआ था। ठीक, इन्हीं के समय जो संशोधन किया गया था पंचायत और नगरपालिका के लिए, शंकर दयाल शर्मा के ही समय हुआ था 1992 में। ठीक, 73वां और 74वां। उसके बाद 10वें हैं के आर नारायणन। 1997 से ये 2002 तक थे और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। पूछेगा कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो के आर नारायणन। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 2002 से लेकर 2007 तक थे और इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध थे। जनता के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था। APJ अब्दुल कलाम जो कि 2002 से 2007 तक थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी आप सभी को पता होगा, जाने जाते हैं। ठीक, उसके बाद 12वां राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2007 से 12। और यह भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक, प्रतिभा पाटिल 1907 से 12 ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद 13वां प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। ये भारत रत्न से सम्मानित कब हुए थे, तो 2019 में। भारत रत्न से सम्मानित 2019 में। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित कब हुए थे, तो 2019 में। रामनाथ कोविंद ये 2017 से 2022। ये 14वें राष्ट्रपति, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। 15वें द्रौपदी मुर्मू जो कि 2022 में ये पद ग्रहण किए थे और ये वर्तमान में अभी तक हैं। और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति थे। ठीक, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति।
स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं, यानी कि अभी तक इनसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे ये स्वतंत्र भारत से पहले उन लोगों का जन्म हुआ था, और स्वतंत्र भारत के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये ट्रिक है राष्ट्रपति का, आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया था? 31 दिसंबर 1929 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया था? गंगा, यमुना, रावी या फिर सिंधु? तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर क्या किया था? तो तिरंगा लहराया था। ठीक, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज, जो जिसे कि इलाहाबाद अभी पहले कहा जाता था, वहाँ पर हुआ था, और इसी दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के। इनको चाचा नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता आदि कहा जाता था। ठीक, चाचा नेहरू और आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता था, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल 1947 से 64, लगभग 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री का। ठीक, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस अधिवेशन और पूर्ण स्वराज, यानी कि इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा लहराया था। ठीक, और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1937 में। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1937 में की थी, और यह गाँव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। ठीक, तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था ये गांव में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के फेमस पुस्तकें हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह अहमदनगर जेल में लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखा था? तो ये अहमदनगर जेल में लिखा था। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की। एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथा, अच्छा एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। देखो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था ये संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, जो कि बाद में प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, और शीत युद्ध के दौरान किसी गुट में शामिल ना होना, जो हाँ ये जो गुट निरपेक्ष था ये शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। पंचशील समझौता 1954, भारत और चीन के बीच नेहरू और चाउ एन लाई, यानी कि पंचशील समझौता नेहरू के टाइम पर ही हुआ था। नेहरू और चाउ एन लाई, ये चीन का था, चाउ एन लाई के बीच। ठीक, इसमें शांति के 5 सिद्धांत दिए गए थे। तो पंचशील समझौता भारत और चीन से संबंधित है, और ये 1954 में हुआ था। ठीक, 1954 में। नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कौन करवाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बांधों और सार्वजनिक उपक्रमों जैसे को क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। इन्हीं ने क्या कहा था? तो बांधों और सामाजिक उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक, बांधों और सार्वजनिक उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए 1955 में स्वयं के कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, इनके कार्यकाल के दौरान ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल किला, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग इनके प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रथम अध्यक्ष होंगे। तो योजना आयोग के ये प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ था। ठीक, पद पर रहते हुए।
ठीक। इनकी मृत्यु जो हुआ था 27 मई 1964 को हुआ था पद पर रहते हुए। और उनकी समाधि का नाम शांतिवन, उनकी समाधि का नाम क्या है? तो शांतिवन है, समाधि का नाम शांतिवन है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रंगीन टेलीविज़न में किन प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है? रंगीन टेलीविज़न में किन प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है? लाल हरा नीला, लाल पीला नीला, हरा पीला लाल और नीला बैंगनी लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल हरा नीला। ठीक, लाल हरा नीला। रंगीन टेलीविज़न में जो प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है लाल हरा नीला का। प्राथमिक रंग ये वे मूल रंग हैं जिन्हें अन्य रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वे मूल रंग हैं जिन्हें अन्य रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये प्राथमिक कलर है। ठीक, लाल पीला लाल हरा नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। ठीक, प्रकाश प्राथमिक रंग लाल हरा नीला और पदार्थ यानी कि पेंट का प्राथमिक रंग लाल पीला और नीला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछेगा तो लाल हरा और नीला हो जाएगा। प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल हरा नीला, लेकिन जब पदार्थ या पेंट का प्राथमिक रंग जो पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसका प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा? लाल पीला नीला, यानी कि लाल पीला और नीला से ही और कलर बनाए जाते हैं। ठीक, और जो प्रकाश का रंग है वो लाल हरा और ग्रीन से और कलर बनाए जाते हैं। टेलीविज़न रंगीन टीवी में केवल लाल हरा और नीला रंगों का ही उपयोग किया जाता है। द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग यानी कि दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने पर जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। जैसे कि लाल और नीला को मिलाने पर मेजेंटा। ठीक, लाल और नीला को मिलाने पर मेजेंटा, लाल और हरा को मिलाने पर पीला, हरा और नीला को मिलाने पर पिकॉक नीला या फिर सयान। ठीक, लाल नीला मैजेंटा, लाल हरा पीला और हरा नीला पिकॉक। पूरक रंग जो जिन दो रंगों को मिलाने पर सफ़ेद प्रकाश प्राप्त होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि जिन दो रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा? वो पूरक रंग कहलाता है वो। जैसे लाल और सियान को मिलाएंगे तो सफ़ेद, हरा और मेजेंटा को मिलाएंगे तो सफ़ेद, पीला और नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद, हरा यानी कि प्राथमिक रंग तीनों जो है इसको मिलाने पर क्या होता है? सफ़ेद प्राप्त होता है। प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, ये भी रंग से रिलेटेड है, इस वजह से इसमें दे दिया। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो आकाश का नीला रंग और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग ये सभी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखिए रंगों का तरंगदैर्घ्य से भी सवाल बनते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, दूर से स्पष्ट दिखता है, इसलिए इसे खतरे का निशान लाल होता है। ठीक, खतरे का सिग्नल आप लोग देखते होंगे लाल होता है। बैंगनी रंग इसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक, विचलन सबसे अधिक होता है बैंगनी का, और लाल का विचलन सबसे कम होता है। वर्ण विक्षेपण, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब प्रकाश को, सफ़ेद प्रकाश को ये प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक, 7 रंगों में क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो ये सबसे पहले ये यहाँ पर रेड होता है, सबसे नीचे होता है बैंगनी। ठीक, तो इसमें यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होगा और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? तो बैंगनी का होगा। बाकी सब चीज़ें कम होती है लाल का, बाकी सब ज़्यादा होता है। यहाँ पर सिर्फ देखो तरंगदैर्घ्य में डिफरेंट होता है, बाकी सब आप सबको बताते हैं। तरंगदैर्घ्य जो होता है ये लाल का अधिक होता है और बैंगनी का कम। बाकी सारी चीज़ें होते हैं, विचलन बोलेगा, प्रकीर्णन बोलेगा, तो ये सभी बैंगनी का सबसे ज़्यादा होगा, लाल का कम। लाल का सिर्फ तरंगदैर्घ्य ही ज़्यादा होता है। प्रमुख रंजक किसके कारण कौन सा रंग? यानी पतिया का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। इसमें मैग्नीशियम धातु होता है जिसके कारण पतिया का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। अब देखो रंग से आप जितने मतलब कलर सभी, तो इसमें जो भी पढ़े हम लोग कलर ही था, जैसे कि पतिया का हरा रंग, गाजर का नारंगी रंग, तो कलर से जितने भी सवाल बनते हैं उन सारी को मैंने इस क्वेश्चन में कवर करवा दिया। तो अगर इसमें कुछ बचा है तब बताओ आप लोग। और अभी तक आप हमारे चैनल को
चैनल को छोड़िए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, बाद में अब पूरी वीडियो देख लेना, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? हीरे के चमकना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या फिर प्रकीर्णन? तो हीरे का चमकना ये जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन मतलब समझते हैं आप, जो जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जिस माध्यम का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि ज़्यादा घना होता है, ठीक। घना मीन्स जैसे कि पानी और हवा को लेते हैं, ठीक। पानी का घनत्व ज़्यादा है, हवा का कम है, तो सघन कौन हुआ? पानी हुआ। विरल कौन हुआ? तो क्या हुआ? हवा हुआ। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए मान लो ये सघन माध्यम है, ठीक। सघन माध्यम से कोई प्रकाश विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक। विरल माध्यम इधर नीचे जो है ये विरल माध्यम है, इधर एकदम पूरा ऐसे हो गया, ये सघन माध्यम है, और नीचे क्या है ये थोड़ा विरल है, ठीक। तो ये प्रकाश बोल रहा है कि ये दूसरी माध्यम में ना जाकर, यानी कि सघन से विरल माध्यम में, इधर सघन जो है इधर से विरल माध्यम में ना जाकर ये उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक। उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को क्या कहा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक। और देखिए इसमें आवश्यक शर्त क्या है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे कि कांच से हवा या पानी में जाना चाहिए, ठीक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या अनिवार्य है? तो प्रकाश की किरण हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए। उसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और देखिए एग्जाम्पल, मेन इसका एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हीरे का चमकना, ठीक। हीरे का चमकना क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। मृग तृष्णा, रेगिस्तान में या गर्मियों में आप सड़क पर एक पानी जैसा झिलझिली टाइप आप देखते होंगे, कभी देखे होंगे, उसी को मृग तृष्णा या मृग मरीचिका कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसमें कि इंटरनेट और संचार की डेटा भेजा जाता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना, कांच जो चमकता है, टूटा हुआ कांच, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, जैसे कि पहला ही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उदाहरण याद रखना है, उदाहरण काफ़ी पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रतिस्थापन या फिर वियोजन? तो लोहे पर जंग लगना जो है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक। ऑक्सीकरण का उदाहरण, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। संयोजन, दो तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में? क्या होता है जब दो तत्व मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन कहा जाता है। और वियोजन क्या होता है? जब एक पदार्थ टूटकर दो बनता है, जब एक पदार्थ क्या होता है कि टूटकर दो बनता है, यानी कि एक तत्व टूटकर दो बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा देता है, ठीक। अभिक्रिया के दौरान जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन क्या है? तो इसमें आयनों का अदला बदली होता है, ठीक। आयनों का अदला बदली किस में होता है? तो द्विविस्थापन में होता है, ठीक। आयनों का अदला बदली किस में होता है? तो द्विविस्थापन में होता है। उदासीनीकरण, लवण और क्षार की जब अभिक्रिया कराया जाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। लवण और क्षार का जो अभिक्रिया हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उदासीन हो जाते हैं, ठीक। आप सभी को पता होगा अम्ल, क्षार और उदासीन का रिलेशन क्या है, जो कि पीएच मान में हम लोग पढ़ते हैं। तो पीएच मान में क्या अम्लीय और क्षारीय और उदासीन देखा जाता है। तो जिसका मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है ये अम्लीय होता है, और जो 7 होता है उदासीन होता है। वहीं जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या हो जाता है कि उदासीन हो जाता है। अब देखिए ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
ऊर्जा और गर्मी बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए श्वसन, चूने का पानी मिलना, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा और गर्मी बाहर निकलती है। जैसे श्वसन ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूने का पानी मिलाना ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश का संश्लेषण। प्रकाश का संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अपचयन, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अपचयन क्या है, अपचयन या फिर अवकरण भी इसे कहा जाता है, अपचयन या अवकरण। तो यह इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण में, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये डिफरेंट है ऑक्सीकरण और अपचयन में। और अपचयन को भी अवकरण भी कहा जाता है, अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थों की अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है और स्वयं नहीं बदलता। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो ये अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। जंग, यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग जब लगता है तो क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जंग लगता है तो आप सोचेंगे कि जंग लगने से लोहा क्या होगा कि झड़ जाता है तो कम हो जाएगा, नहीं, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। किण्वन में क्या हो जाता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल पदार्थों का टूटना। किण्वन में सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल पदार्थों का तोड़ना किण्वन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध से दही या शराब बनाना। दूध से दही बनाना या दूध से दही बनता है, शराब नहीं। तो दूध से दही बनाना क्या है, किण्वन अभिक्रिया है। शराब जो बनता है उसे भी किण्वन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए विकृत गंधिता क्या है, तो तेल वसा को हवा से खराब ना होना। इसमें क्या होता है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन इसे रोकने के लिए भरी जाती है। जैसे कि देखिए क्या है इसमें, तो तेल और वसा को हवा से खराब होने से बचाना। जैसे कि चिप्स में जो पॉकेट में भरा जाता है तो उसमें उसको ख़राब ना होने के लिए उसमें क्या रखा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो काफ़ी दिनों तक चिप्स खराब नहीं होता है। उसी को क्या कहा गया है, तो विकृत गंधिता इसको इंग्लिश में रैंसिडिटी कहा गया है। और इस किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन। अगला पॉइंट है भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो नया पदार्थ का बनना, नया पदार्थ बनता है प्रतिवर्ती। उदाहरण बर्फ़ का पिघलना। इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, नया पदार्थ, अरे हम उल्टे पढ़ रहे हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम ही समझा देते हैं क्या होता है। तो जब कोई भी पदार्थ का परिवर्तन होता है तो पुनः उसी वैसा ही, जैसे कि देखो उदाहरण से समझो, जब हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो जल बन जाता है। ठीक, तो जल से वापस हम बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक, तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहा गया है। अवस्था चेंज होता है, फिर उसी अवस्था में अगर जिस वस्तु को लाया जा सकता है तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब अवस्था चेंज हो जाता है और पुनः उसी अवस्था में वस्तु को नहीं ला पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, जैसे भोजन का पाचन हो जाता है, तो जो हम लोग भोजन करते हैं क्या वापस से वो भोजन बन सकता है, नहीं। तो जो वापस नहीं बन सकता उसको रासायनिक परिवर्तन, और जो वापस बन सकता है, जैसे कि पानी से उसको पिघलाकर बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें दिमाग लगा के आप क्वेश्चन कर लेंगे, भौतिक और रासायनिक। पुनः बन जाए भौतिक, पुनः ना बने रासायनिक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
जंतु संघ को जंतु संघ के जग जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्रोटोजोआ। तो जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक, जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो जंतु जगत के सभी संघ को देख लेते हैं। सबसे पहला है पेरिफेरा। पेरिफेरा, इसकी शरीर पर असंख्यक छिद्र जिसे कि अस्टिया कहा जाता है और ये अचल जीव है। उदाहरण के लिए साइकन, स्पंजिला और स्पंज। पेरिफेरा के शरीर पर क्या होता है? असंख्यक छिद्र होता है जिसे क्या कहा गया है? अस्टिया कहा गया है। उदाहरण साइकन, स्पंजिला और स्पंज, ये सभी पेरिफेरा है, ध्यान रखना, उदाहरण याद रखना है। साइकन, स्पंजिला, स्पंज, साइकन, स्पंजिला, स्पंज, सभी का स्टार्टिंग स से हो रहा है, तो ये सभी पेरिफेरा है, ऐसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सेलिंट्रेटा या निडेरिया, सेलिंट्रेटा या निडेरिया, विशेषता इनकी, ये जलीय जीव हैं और इनके शरीर में एक गुहा होती है। इनके शरीर में क्या होता है? एक गुहा होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये क्या है? सेलिंट्रेटा। सेलिंट्रेटा संघ के प्राणी है। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, जिसे सेलिंट्रेटा या निडेरिया कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये चपटे कृमि और द्विलिंगी होते हैं। ये चपटे कृमि प्रकार के होते हैं और ये द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए पेलेनेरिया या फीता कृमि। पेलेनेरिया, फीता कृमि, ये किस संघ में आते हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फीता कृमि, पेलेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्केलेमेंथीज, ये गोल कृमि होती है और शरीर बेलनाकार होता है। ये गोल कृमि होते हैं और ये इनकी शरीर बेलनाकार होती है। जैसे एस्केरिस और थ्रेडवर्म। एस्केरिस और थ्रेडवर्म ये स्केलेमेंथीज संघ में आते हैं। एस्केरिस और थ्रेडवर्म। एनेलिडा, एनेलिडा शरीर खंडों में विभाजित होता है। एनेलिडा शरीर खंडों में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए केचुआ, जोंक। केचुआ, जोंक, ये क्या होता है? शरीर खंडों में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। आर्थ्रोपोडा ये क्या है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इनके पैर जो होते हैं ये ज्वाइंट होते हैं। जैसे उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, बिच्छू, जितने भी कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े, ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में सभी कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तिलचट्टा, झींगा, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, आप जितने भी ये कीड़े देखते होंगे ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा संघ है। उसके बाद मोलस्का। मोलस्का में कौन कौन आता है? तो दूसरा सबसे बड़ा संघ, ये मोलस्का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके शरीर जो होता है कोमल होता है, अक्सर कठोर कवच से ढका होता है। अच्छा, इसका शरीर जो होता है मुलायम होता है और इनके जो मुलायम भाग होता है ये कठोर कवच से ढका होता है। जैसे कि घोंघा, घोंघा आप लोग देखे होंगे, उसका शरीर ऊपर से एक कठोर कवच होता है, अंदर का उनका जो शरीर होता है वो मुलायम होता है। ऑक्टोपस, सीप, ये सभी मोलस्का संघ के प्राणी है। घोंघा, ऑक्टोपस और सीप। इकाइडर्मेटा, इकाइडर्मेटा, त्वचा पर कांटे होते हैं और केवल समुद्री जीव। ये इकाइडर्मेटा जो है ये समुद्री जीव है। जैसे तारा मछली, समुद्री आर्चिन, तारा मछली और समुद्री आर्चिन। तारा मछली और समुद्री आर्चिन इकाइडर्मेटा के उदाहरण हैं। कार्डेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इसे आगे उपवर्गों में बांटा गया है। आगे भी इन जो कार्डेटा संघ के प्राणी है इनके आगे उपवर्ग में भी बांटा गया है। जैसे मत्स्य, मत्स्य इनमें मछलियाँ, शार्क, रेहू आती हैं। उभयचर, जल और थल दोनों पर रहने वाले, जैसे मेढक। सरीसृप, रेंगने वाले, सांप, छिपकली, कछुआ। पक्षी वर्ग, उड़ने वाले, कबूतर, मोर और स्तनधारी, बच्चों को दूध पिलाने वाले और जिसमें कि मनुष्य, हाथी, चमगादड़, व्हेल, ये सभी आते हैं। तो कार्डेटा को भी उपवर्गों में बांटा गया है। मत्स्य, उभयचर, मेनली आप लोग उभयचर ध्यान रखिएगा, ये जल और थल दोनों पर आते हैं। जैसे मेढक जल पर भी रह सकते हैं, थल पर भी। सरीसृप ये रेंगने वाले होते हैं, सांप, छिपकली, कछुआ। पक्षी वर्ग आप समझिए जाएंगे। उसके बाद स्तनधारी, स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो मनुष्य, हाथी, चमगादड़, व्हेल। तो ये सभी टोटल 20 प्रश्न हम लोगों का खत्म हुआ। तो
तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अब तक सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें।